So today we will discuss with the drugs that affect the respiratory system. Okay. ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पढ़ने हैं एंटीट्यूसिव, एक्सपेक्टोरेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ब्रोंकोडायलेटर्स एंड म्यूकोलाइटिक्स। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते क्या क्या हैं? क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होता है तो क्या हो जाता है, बताओ। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में, अस्थमा हो जाता है, चेस्ट पेन मैम, निमोनिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। नॉर्मल देखो ना, मतलब कौन होगा ऐसा जिसको कि सर्दी खांसी नहीं हुई होगी? दैट इज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यस है ना। और जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि कभी भी कोई दवा खाओ तो उसका जो भी मेडिसिन खा रहे हो उसका कंपोजिशन देखो। अगर वो कंपोजिशन तुम देखते हो तो खुद ब खुद तुम्हारे को 2-3 जो ड्रग्स हैं उनके नाम पता चल जाएंगे। अब जैसे कि ये देखो, एंटीट्यूसिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, ये दो जो दवा है एंटीट्यूसिव और एक्सपेक्टोरेंट, ये ऐसा है कि तुम लोग निश्चित है कि खा ही होगे। एंटीट्यूसिव जो खांसी होती है उसके लिए है, एक्सपेक्टोरेंट है जो सर्दी हो जाती है उसके लिए है। अब देखो, सर्दी खांसी में होता क्या है, क्या होता है, कफ बनता है। ठीक है, अब कफ क्या है, कफ, कफ जो है वो क्या है। अब जैसे कफिंग मतलब देखो क्या होता है कि सर्दी खांसी के अलावा भी कभी क्या होता है कि कभी शाम के टाइम में बाइक से तुम लोग जाते होगे या ऐसे ही चलते फिरते क्या होता है, कभी कोई कीड़ा या कुछ भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ जाता है मुंह में, किसी से बात करते हुए कुछ भी आ जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, खांस के, थोड़ा खांस के उसको एक्सपेल आउट करने का कोशिश करते हैं, तो उसको भी कफिंग ही बोलते हैं, है ना। मतलब सडन एक्सप्लोसिव एक्सपल्सन ऑफ एयर। ठीक है, तो अचानक से जो चीज होती है उसको भी हम लोग कफिंग ही बोलते हैं। या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से किसी को बहुत चीजों से एलर्जी होती है, उस वजह से भी जो कफिंग होती है, वो सारे जो हैं वो कफिंग में भी कफिंग में ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज है, कफिंग समझ गए सब लोग, कफिंग क्या है, कफिंग क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, जो कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी एयरवेज में आ जाता है तो उसको एक्सपेल करने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं उसको एक्सपेल करने के लिए, दैट थिंग इज कफिंग। ठीक है, और जो किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है एयरवेज में, वो भी हो गया कफिंग। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कफिंग। अब ये कफिंग जो है वो दो तरीके का होता है, कफिंग दो तरीके का होता है, एक होता है ड्राई कफ, ड्राई कफ, और एक प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, ड्राई कफ क्या हुआ, थोड़ा उधर से कुछ रिस्पांस दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई समझ नहीं रहा है या क्या। ठीक है, हाँ, मतलब ड्राई कफ क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है वो बहुत खांसता रहता है, इरिटेट होता है कुछ, लेकिन कुछ बलगम या कुछ भी बाहर नहीं आता है, सिर्फ वो इरिटेशन होती है। ऐसा देखा है ना कभी कभी कि बहुत खांसी होती है चेस्ट में या एयरवेज में, कहीं भी इरिटेशन होती है, आदमी खांसता बहुत है लेकिन कुछ भी निकलता नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्राई कफ। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कुछ बन रहा होगा, कुछ बन रहा होगा, मतलब क्या, सिक्रेशन जो है वो स्पिटम या फेलम जो बोलते हैं, FELGM, वो जो भी कफ है वो बन रहा होता है, तो उसको इसलिए बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। कुछ बन रहा है तो वो प्रोडक्टिव, कुछ खांसा या कुछ भी नोज से या ऐसे खांसने के बाद जो लंग से या ऐसे बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेशन। जो बन रहा है कफ उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेशन। तो उसको निकालने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और इस ये वाली जिसमें कि कफ बन रहा है, स्पूटम बन रहा है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ऊपर का दो जो चीजें, पहले मैं सोच रही हूँ कि समझा दूं ये चीजें। तो
दो चीजें समझ में आ गई कि कफ, और कफ जो है वो ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ। अब ड्राई कफ में हमने क्या कहा कि ड्राई कफ में कफिंग बार बार करते हैं, कुछ जो इरिटेशन हो रहा है एयरवेज में, तो वो जो कफिंग हो रही है, एक्चुअली वो बीच बीच में बच्चे आ रहे हैं ना, तो उनको एडमिट करने में थोड़ा फ्लो टूट जा रहा है। हाँ, तो वो मैं क्या बता रही थी, हाँ, ड्राई कफ में जो बार बार इरिटेशन होता है लेकिन कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो इरिटेशन ना हो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि कुछ बन नहीं, कुछ एक्सपेल आउट नहीं हो रहा, सिर्फ इरिटेशन हो रही है, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है कि वो इरिटेशन ना हो। वो जो कफ का एक टेंडेंसी है कि हम खांसी करें, उस चीज को सप्रेस करते हैं, उस चीज को ना हो, उसके लिए हम लोग दवा देते हैं। तो उस जो ऐसे कफ में, ड्राई कफ में देते हैं, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। देखो कि जो ड्राई कफ है उसको सप्रेस करने के लिए जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं एंटीटसिव्स। एंटीटसिव्स जो फर्स्ट वन है, ठीक है जी। और दूसरा है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट, अब तो एक वर्ड देख लो, ये एक्सपेक्टोरेंट, EX लगा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारे को ऐसे नहीं याद रहता है ड्राई कफ में कौन सा यूज होगा और जो प्रोडक्टिव कफ है उसमें कौन सा यूज होगा, तो कम से कम इससे याद रख लो कि EX है। EX मतलब एग्जिट, एक्सपेल, ठीक है। जो प्रोडक्टिव कफ है, जो बलगम बन रहा है, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, उसको एग्जिट करने के लिए एयरवे से जो दवाएं यूज होती हैं, दैट थिंग इज एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। अब इससे जो है ट्रू फॉल्स में या कैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, डैश इज द एजेंट विच इज यूज्ड टू सप्रेस द कफ, डैश इज द एजेंट विच यूज्ड टू एक्सपेल आउट द कफ या फॉरेन मटेरियल, ठीक है। तो इस चीज से याद रखना, कंफ्यूज तो नहीं करोगे ना? नो मैम। नो मैम। तो ये अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मेडिसिन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है जो अभी मैंने समझाया, एंटीटसिव्स आर द ड्रग दैट सप्रेस कफिंग by reducing activity of cuff center in the brain. Antitussive agents are used to relieve dry cough, ठीक है जी। Antitussive agents are used to relieve the dry cough. अब ये बताओ मुझे, कफ सेंटर कहाँ होता है? कफ सेंटर कहाँ होता है? मेडुला में। हेलो, मेडुला में होता है, Yes, लंगाटा। हाँ जी, मेडुला। तो ये क्लियर है, एंटीटसिव्स आर द ड्रग दैट सप्रेस कफिंग बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन, एंड एंटीटसिव्स आर यूज्ड टू रिलीव ड्राई कफ, ठीक है। अब इसमें दो तरीके का ड्रग होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरली एक्टिंग एंड सेंट्रली एक्टिंग, ठीक है। पेरिफेरली एक्टिंग एंड सेंट्रली एक्टिंग। एंटीटसिव्स पे शॉर्ट नोट्स आते हैं और ड्रग्स का नाम याद रखना है, जो कि तुम्हारे मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहले हम देखते हैं पेरिफेरली एक्टिंग। It depresses tracheal and branchial efferent sensory nerve and pulmonary stretch receptor, thus prevents activation of medullary cuff center. पेरिफेरली एक्टिंग जो है ड्रग है वो कैसे काम करते हैं, जो कि ट्रैकियल और ब्रोंकिया में जो एफरेंट सेंसरी नर्व्स हैं, जो सेंसरी नर्व, एफरेंट मतलब क्या, जो भी बाहर से आता है, एफरेंट ए से मतलब आ रहा है, जो भी बाहर से जो भी इरिटेंट या फॉरेन मटेरियल आता है, उस एयरवेज में जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, उसको जो है वो पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग जो है वो उस रिसेप्टर्स को, उस नर्व्स को थोड़ा सा वो डिप्रेस कर देता है। इस वजह से जो है वो मेडुला में जो कफ सेंटर होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे दो ड्रग हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एफेड्रीन और बेंजोनेटेट।
एफेड्रीन और बेंजोनेटेड। एफेड्रीन का ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एफेड्रीन इज एन एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम चाइनीज हर्ब मा हुआंग। ये पौधे का नाम याद रखना है, मा हुआंग। ये देख रहे हो यहाँ, एक्चुअली मुझे ये रेड करना चाहिए। एफेड्रीन क्या है, एक एल्कलॉइड है। अब ये देखो कि मतलब 99% जितने भी एल्कलॉइड होंगे तुम्हारे फार्माकोलॉजी में, जो भी तुमने पढ़े होंगे, 99% जो है वो आईएनई लास्टिंग होते हैं, ठीक है। एट्रोपिन, एफेड्रीन, रिसरपिन, जितना भी देखोगे तुम्हारे जहन में आएगा, मोस्टली जो है वो आईएनई लास्टिंग होते हैं। तो इससे तो एक चीज जाहिर है कि ये एफेड्रीन जो है एक प्लांट प्रोडक्ट है। प्लांट प्रोडक्ट में ये एल्कलॉइड है, और ये याद रखना है कि ये किस पौधे से होता है। वो एक चाइनीज हर्ब है और उसका नाम है मा हुआंग। मा हुआंग इज अ चाइनीज हर्ब और उससे ये एफेड्रीन आता है। It has been employed in the Chinese indigenous medicine. It relaxes the bronchial smooth muscles. Benjonated, it is a structurally related to local anesthetic tetracaine, and it exerts local anesthetic effect on cough receptor in respiratory tract. ये इसका एक्शन जो है ये टेट्राकेन की तरह होता है और ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। तो पेरिफेरली एक्टिंग में याद रखना है, दो ड्रग हैं जो कि बेंजोनेटेड और एफेड्रीन। एफेड्रीन जो है वो क्या है, एक प्लांट एल्कलॉइड है। प्लांट एल्कलॉइड जो है वो कौन सा प्लांट है, मा हुआंग, एक चाइनीज हर्ब है। और दूसरा है बेंजोनेटेड जो कि लोकल एनेस्थेटिक टेट्राकेन की तरह ये एक्शन करता है, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ड्रग के नाम इंपॉर्टेंट हैं, ड्रग के नाम याद रखने हैं। सेंट्रली एक्टिंग नाम से ही जाहिर है कि ये डायरेक्ट जो है जो मेडुलरी सेंटर है वहां काम करेगा। सप्रेस कफ by direct depression of medullary cuff center, by direct depression of medullary cuff center. अब यहाँ क्या क्या है, कोडीन, फोलकोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, बिटोरफिनॉल, हाइड्रोकोडोन, नोस्केपिन। कोडीन नाम सुना है तुम लोगों ने, कोडीन? यस मैम, मॉर्फिन कोडीन। क्या है कोडीन? मॉर्फिन का डेरिवेटिव है। मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, वेरी ओपिएट्स है, वेरी गुड, बहुत पता है तुम लोग को। अब ये बताओ मॉर्फिन किस पौधे से आता है? ओपियम पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट, इसका बोटेनिकल नेम बताओ। पापावर सोमिनिफेरम, वेरी गुड। अब ये बताओ ये मॉर्फिन किस साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था? ये नहीं जानते। FW सर टर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हारे जो बहुत हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पूछे जाते हैं, लिख लो। मॉर्फिन जो है वो FW सर टर्नर, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये ओपिएट्स है, तुम लोग सब जानते हो ओपिएट्स है, मॉर्फिन है, और ये मॉर्फिन के डेरिवेटिव हैं सारे जितने देख रहे हो ना, कोडीन और कोडीन, कोडोन, मतलब इस तरह का कोडीन कोडोन जो भी लगा हुआ है वो सारे क्या है, मॉर्फिन के सारे डेरिवेटिव हैं, ठीक है। तो मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन पॉपी प्लांट से आया। पॉपी प्लांट का बोटेनिकल नेम है क्या, पेपावर सोमिनिफेरम, ठीक है जी। और ये मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया था? FW सर टर्नर, SERTURNER, मतलब फुल नेम अगर नहीं भी याद रखो तो सिर्फ अगर सर टर्नर याद रखते हो तो हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ना इस चैप्टर से वो मतलब इस ड्रग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बहुत आता है कि ये मॉर्फिन क्या करता है, बताओ मॉर्फिन का काम क्या है? सेंटर को जो ब्रेन CNS को करता है। हाँ बताओ। रिलीफ फ्रॉम पेन। अच्छा ये चीज बताओ कि वो सप्रेस करता है कि स्टिमुलेट करता है? सप्रेस करता है। तो CNS बताओ डिप्रेशन। कि ये कैट में देते हैं? कैट कैट में नहीं देते हैं मैम, मैनिएकल एक्साइटमेंट करता है कैट में।
उसको ब्रेक डाउन। कैट में मॉर्फिन, अपोजिट इफेक्ट होता है। तो ये जो है कैट में नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां मैनिएकल बिहेवियर वो कैट शो करने लगता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है मॉर्फिन के बारे में, ये 3-4 चीजें जो हम लोग जान रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और तुम्हारे बहुत हायर बहुत धन्यवाद। एग्जाम में ये सारे आते हैं। ठीक है, तो कैट में नहीं देते हैं, इसका ये लगा मस्त होता है, नहीं बोल रहा वो बनाए थे हेलो, दो गुड़ के रख ला खा लिया कुछ म्यूट कर लो बेटा तुम लोग, बहुत इधर डिस्टरबेंस ला। है ना। ओके तो ये 3-4 चीजें हो गई। किस प्लांट से होता है, पॉपी प्लांट, पेपावर सोमिनिफेरम। मॉर्फिन के ये सारे डेरिवेटिव हैं। मॉर्फिन को किस साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था, प्लस किस स्पीसीज में जो है ये इसका मैनिएकल बिहेवियर होता है और नहीं यूज करते हैं। ठीक है जी, ये 3-4 चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखना। तो ये यहाँ से ये 2-4 ड्रग का नाम याद रख लो, कोडीन, फोल्कोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, ब्यूटोरफेनॉल, हाइड्रोकोडोन एंड नॉस्केपिन। ठीक है, और ये सारे क्या करते हैं, जो मेडुला में जो कफ सेंटर है डायरेक्टली वहां काम करते हैं। ठीक है, और हमने पेरिफेरली एक्टिव में कौन कौन से ड्रग देखे, फटाफट बताओ। एफेड्रिन और बेंजोनेटेड। एफेड्रिन एंड बेंजो। मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग को अभी के अभी याद रहे सब, और कुछ भी इरेलेवेंट नहीं बता रही हूँ, जो ही इंपॉर्टेंट हमें बता रही हूँ। ठीक है जी, एफेड्रिन किस प्लांट से आया, माहुआ। ठीक है, और बेंजोनेटेड जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, टेट्राकेन। तो इनहेलेशन के एग्जांपल क्या हुए, यूकेलिप्टस और टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, दूसरा है सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। सिडेटिव स्टिमुलेट म्यूकस सिक्रेशन इन ब्रोंकाई, प्रोटेक्ट्स एंड रिड्यूस एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, तो सिडेटिव मतलब जैसे नाम से ही जाहिर है कि वो जो भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस है एयरवेज में, उसको थोड़ा सा वो जो है सूदिंग इफेक्ट देता है उसमें। और क्या करता है, वो म्यूकस सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। म्यूकस सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा तो जाहिर है कि जो पहले से बलगम है, जो कफ है, उसमें अगर और सिक्रेशन जाएगा तो वो थोड़ा थिन हो जाएगा ऑब्वियसली। तो उसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, अमोनियम सेलाइन वाले, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। जितना भी कफ सिरप तुम लोग देखोगे, कफ सिरप जो देखोगे उसमें अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, 2-3 कफ सिरप के नाम बताओ जो तुमने कभी यूज किया है। ग्रिलिंगटस का कभी अजी, कोडीन भी आता है। हाँ, तो हाँ कोरेक्स भी आता है। देखो कितना अच्छा नाम है, मतलब नाम से ही लग रहा है कि उसमें क्या होगा, कोडीन, कोरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, अभी मैं ले रही थी वो ग्रिलिंगटस में दिखा के बताऊंगी उसमें कंपोजिशन जो है। तो ये अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड जो है उसमें रहते ही रहते हैं। अभी देखो इतना लेट से क्यों आ रहे हो सब क्लास। तो याद रखना है अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। और ये जितने भी कफ सिरप है ना, उसमें देखोगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट रहता ही है, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, दूसरा है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या है, मतलब डिमल्सेंट मतलब क्या, डिमल्सेंट का लिटरली मीनिंग होता है कि मतलब किसी सरफेस पे उसको लगाओ तो उसका सूदिंग इफेक्ट देगा, एक लेयर बना देगा, जैसा कि हमने उस समय देखा था एस्ट्रिंजेंट में। उसी तरीके से ये डिमल्सेंट क्या है कि एक लेयर बना देता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है, सूदनिंग एक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें तुम्हारा ये वैसा सिरप आता है, बाल्सम ऑफ टोलू आता है, ये दो है। वसाका सिरप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है नॉजिएंट। नॉजिएंट मतलब क्या,
जो कि एमएसएस को थोड़ा स्टिमुलेट करता है। एमएसएस को स्टिमुलेट करता है तो कभी कभी आता है ना, मुंह से भी कफ कफ आ जाता है, तो थोड़ा सा ये इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी सिक्रीशन बाय नोजिया। और इसका एग्जाम्पल है इपिकैक। इपिकैक हमने जीआईटी में भी देखा था, तो याद रखना है ये। इपिकैक एक्चुअली होम्योपैथ में भी बहुत यूज होता है ये, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं। इनहेलेशन का एग्जाम्पल हो गया यूकेलिप्टस, टर्पेंटाइन ऑयल, जो कपूर आता है, कैम्फर, वो भी यूज करते हैं। सेडेटिव में तुम्हारा ये आ गया, अब DSN करके याद रख लो, ये SDN जो है सलाइन। सलाइन में अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमल्सेंट में बाल्सम ऑफ टोलू और वसाका सिरप, और नोजिएंट में इपिकाक, ठीक। स्टिमुलेंट एंड एनोडाइन एक्सपेक्टोरेंट। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट ये सारा उसी का टाइप है। स्टिमुलेंट एंड प्रमोट रिपेयर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे फिर से एग्जांपल है यूकेलिप्टस ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। गुआकॉल, गुआफेनेसिन, ये भी बहुत रहता है। गुआकॉल, गुआफेनेसिन जो हम सिरप लेते हैं या जो मेडिसिन लेते हैं, ये गुआकॉल, गुआफेनेसिन भी बहुत रहता है, बहुत सारे मेडिसिन में ये कंपोनेंट रहता है। एनोडाइन एक्सपेक्टोरेंट। एनोडाइन एक्सटेंसिवली इंक्रीजेस रेस्पिरेटरी सिक्रेशन थ्रू GIT। अब ये देखो यहाँ पे कैम्फोरेटेड टिंचर ऑफ ओपियम, ओपियम और कपूर को मिला के बनता है ये। कैम्फर मतलब कपूर हुआ ना, तो कपूर और ओपियम को मिला के पैरागोरिक। पैरागोरिक जस्ट इसका एक लिटरल मीनिंग होता है पैरागोरिक का, पीड़ा नाशक, सूदनिंग इफेक्ट जो देता है, जो दर्द निवारक होता है वैसा। तो एनोडाइन एक्सपेक्टोरेंट में तुम्हारा हो गया कैम्फोरेटेड टिंचर ऑफ ओपियम। एग्जाम्पल याद रखने हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द एंटीट्यूसिव और एक्सपेक्टोरेंट। एंटीट्यूसिव और एक्सपेक्टोरेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग्स का नाम याद रखना है। एंटीट्यूसिव पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो भी याद रखना है। मॉर्फिन के बारे में जितना बताया, 3-4 चीजें जो मैंने बताई वो याद रखना है। सी ब्रोंकोडायलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम से ही क्या जाहिर है, ब्रोंकोडायलेटर मतलब डायलेट करना, किसको, ब्रोंकाई को, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर आस्थमा वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वैसा ड्रग जो ब्रोंक्योल को, ब्रोंकाई को डायलेट करे, नाम से जो नाम से जाहिर है मैं उतना बता रही हूँ, आगे देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ड्रग्स दैट रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल, dilate respiratory passage and relieve bronchial spasm। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग में जो है ये ड्रग्स बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और बहुत डिटेल में ये दिया हुआ है KDT वगैरह में अपने, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या है। ड्रग्स दैट रिलैक्सेस ब्रोंकियल स्मूथ मसल, डायलेट रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रिलीव ब्रोंकियल स्पाज्म। अब इसका क्लासिफिकेशन है। बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जेंथीन, मिथाइल जेंथीन। मिथाइल जेंथीन में तुम्हारा वो जो जितना भी कैफीन, एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन। अब ये देखो कैफीन जो है कॉफी में होता है, थियोफाइलिन टी में होता है, चाय में। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, जो इसका क्लासिफिकेशन है, और भी है क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं आगे। इसका मैं ट्रिक बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कैसे इसको याद रखना है, बैम और स्लैम करके। तो अगर जेंथीन, एक्चुअली मिथाइल जेंथीन याद रखो, ठीक है, तो ये बैम ग्रुप हो गया। बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट या जस्ट बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट, मिथाइल जेंथीन एंड एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। अब बीटा एगोनिस्ट में तुम्हारा हो गया सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालीन और बैम्ब्यूटेरॉल। सल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालीन, ये दो